क्वेश्चन क्या है बेटा, सब में रिलेशन बताने हैं आपको ना। गौरांग सेकंड में CHO ही है वो ना। आपको रिलेशन बताना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों कंपाउंड बने हुए हैं उनमें रिलेशन बताना है। एनेंशियोमर है, डाइस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है, डिफरेंट कंपाउंड है, कौन से आइसोमर है। ठीक है बेटा, मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, ये पहला वर्ड अभी थोड़ी देर पहले बोला था। ये सब क्वेश्चन है, इनमें आपको रिलेशन बताने हैं। मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी 11:05 पे स्टार्ट किया। ठीक है, और पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में। एनेंशियोमर डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालिए और चेक कीजिए, बताइए क्या रिलेशन हो। पहले वाले में आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ये S आएगा और दूसरा ये R आएगा। एक ही कायरल कार्बन के दो ही स्टीरियो आइसोमर होते हैं, एक R होता है एक S होता है। एक S है एक R है, इसका मतलब दोनों क्या है, एनेंशियोमर। राइट, दोनों S S हो जाते तो आइडेंटिकल, दोनों R R हो जाते तो भी आइडेंटिकल। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। सेकंड में बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, ये R आएगा, सेकंड वाले का कॉन्फ़िगरेशन भी R आएगा, तो ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल है। अब ये कैसे आएगा, ये तो आपको निकालना पड़ेगा ना, R और S, ये हर बार मैं सब निकाल के नहीं बताऊंगा। थर्ड वाला आप सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे क्या आएगा। कार्तिक, एक कायरल कार्बन में डाइस्टीरियोमर नहीं होते बेटा। एक कायरल कार्बन में या तो आइडेंटिकल होता है एनेंशियोमर होता है। यार एक ही कायरल कार्बन है, डाइस्टीरियोमर का डेफिनेशन क्या है, कुछ कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम और कुछ का चेंज हो जाए। जब एक ही कायरल कार्बन है तो या तो वो सेम रहेगा या चेंज होगा। सेम है तो आइडेंटिकल, चेंज हो गया तो एनेंशियोमर। एक कायरल कार्बन में डाइस्टीरियोमर नहीं होता। आप रिवाइज कीजिए पहले से, आज खत्म हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखिए। पहले वाला जो है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया मुझे बताइए। थर्ड में पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखिए। आर आया, आप लोगों का आर कैसे है, चलिए देखते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 1 2 3 क्लॉकवाइज ऐसा आएगा बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। और थर्ड में दूसरे वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, वो आर आएगा। तो ये दोनों क्या है, इनेंशियोमर है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में बेटा साफ पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। दो मिरर इमेज या तो इनेंशियोमर होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं, या तो इनेंशियोमर होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। एनेंशियोमर कब होंगे, जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। डाइस्टीरियो और आइडेंटिकल कब होंगे, जब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आपको बस ये देखना है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड फिशर बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फिशर बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ लेके आओ, हाइड्रोजन को वहां पे। एक एक्सचेंज करने से काम नहीं चलेगा, दो एक्सचेंज करने पड़ेंगे। तो दो एक्सचेंज करने के बाद ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा, मैं इधर बना रहा हूँ। ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, राइट में हाइड्रोजन आया था, बट हाइड्रोजन को फिर से एक्सचेंज कर दिया, तो हाइड्रोजन इधर आ गया और OH इधर आ गया। दो बार एक्सचेंज कर सकते हैं ना, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं ताकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। तो बेटा ये आ गया इसमें प्लेनो सिमेट्री, देखो मीजो कंपाउंड है ये मीजो कंपाउंड आ गया, तो प्लेनो सिमेट्री है इसमें। तो अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी क्या होगा, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, दोनों आइडेंटिकल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे सॉल्व करते रहिए। जो मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ वो सॉल्व करते रहिए। स्क्रीनशॉट लेते रहिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। जो देखो, जब मैंने आपको बोला सॉल्व करना है तो आप क्वेश्चन लिख तो रहे होंगे नोटबुक में। ठीक है, मैं क्लास के एंड में कुछ स्टूडेंट्स का नाम लूंगा, उनको सबमिट करना पड़ेगा नोट्स। ठीक है, तो वो लिखना तो है आपको। जो भी पॉइंट्स मैं बोल देता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला, दो मिरर इमेज है तो या तो वो आइडेंटिकल होंगे या एनेंशियोमर होंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। आइडेंटिकल कब होगा, एनेंशियोमर कब होगा, वो पॉइंट मैंने बोल दिया, लिखे जाते हैं ऐसे पॉइंट। ठीक है, बाद में कोई मुझे बोलेगा नहीं कि सर आप PDF भेजते हैं इसलिए हम लिख नहीं रहे, है ना। जैसा मैंने कार्तिक ने पहले वाले में डाइस्टीरियोमर बोला था, तो मैंने बोला नहीं बेटा, एक कायरल कार्बन में डाइस्टीरियोमर नहीं होता, या तो एनेंशियोमर ही होता है या आइडेंटिकल ही होता है। तो कुछ पॉइंट ऐसे लिख लो, जब आप उसको रिवाइज कर दोगे बार बार तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे NH2 हाइड्रोजन, NH2 हाइड्रोजन Me, ठीक है। और यहाँ पे Me है, और यहाँ पे Me, यहाँ पे H, यहाँ पे H, फिर NH2, यहाँ पे Me, अच्छा यहाँ पे भी NH2 है। बताइए क्या होगा इसमें, रिलेशन क्या होगा बताइए। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, देखते हैं देखते हैं। हेमंत, उस क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। और वेज डिश या फिशर बनाने का नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग एक बार देख अच्छे से, फिर से बना, ठीक है। फिर बना के एक बार ट्राई, एक बार गलती हो गया तो ऐसा नहीं कि सर से पूछ लेना, एक बार फिर से ट्राई कर, बना देख, ठीक है ना। तो देखो फिफ्थ वाले में क्या किया हुआ आप लोगों ने, मुझे पता नहीं है। फिफ्थ वाले में क्या किया आपने, दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश की क्या। साफ ही पता चल रहा है सर, कुछ नहीं करना। स्टैंडर्ड फिशर बना हुआ है ऑलरेडी सर, और कोई पीओएस यूएस नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो सर ये इनएंशियोमर होंगे। सही बात है। इधर इसमें क्या करें, इसमें सर दोनों को सेम बनाने की कोशिश करो। जैसे पहले वाला अगर ऐसा है तो दूसरा को भी उसके जैसा बनाने की कोशिश करना पड़ेगा ना। कि अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्लोरीन तो नीचे है, ठीक है, क्लोरीन ऊपर है, ठीक है, और ब्रोमीन एग्जैक्टली नीचे है, तो ऐसा ही कीजिए राइट में भी। राइट में आपको क्या करना है, क्लोरीन यहाँ पे लेके आ गया, तो आयोडीन इधर आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में ब्रोमीन नीचे लेके आए, ब्रोमीन नीचे लेके आएंगे तो आयोडीन यहाँ पे आएगा, क्लोरीन यहाँ पे आएगा। अब आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए, आप मुझे बताइए अब क्या रिलेशन होगा, आप समझ गए होंगे शायद। इन दोनों को देखिए और बताइए दोनों में क्या रिलेशन है। मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर चाहिए। बेटा पहले वाले को सही रखा, दूसरे वाले को मैंने पहले के जैसे बनाया। देखो एक कायरल कार्बन है तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक करेंगे कि आर है, आर है, आर है, ऐसे। एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो आप एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा कायरल कार्बन में आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, टाइम लगेगा। आर एस निकालेंगे, फिर ऑब्जेक्ट दोनों का आर एस मतलब 4 कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, फिर देखेंगे। तो इससे अच्छा है ना कि आप दूसरे वाले को पहले की तरह ही दिखा दो, पहले की तरह अरेंज कर दो, कोशिश करो बनाने की। जैसे इधर क्लोरीन ब्रोमीन ऊपर नीचे था, तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन ऊपर नीचे लेके आया। जैसे ऊपर नीचे लेके आया, पता इतना चला कि इन दोनों में एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है और एक का चेंज हो रहा है। ऊपर वाले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नीचे वाले में क्लोरीन आयोडीन को आगे पीछे कर दिया, मतलब एक का सेम एक का चेंज कर दिया, तो ये डायस्टीरियमर, ये डायस्टीरियमर है दोनों, ठीक है। हाँ आप आरओएस से चेक कर सकते हैं, टाइम लगेगा। आरओएस से भी आप कर सकते हैं, देखो जैसा मेथड आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। आरओएस से तो हमेशा कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि मैं इसे प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। आपको आरओएस आसान लगता है आप उससे ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आर और एस में क्या होगा, मान लो ये आर है, ये आर है, एक आर हो गया एक एस हो गया, साफ पता चल गया कि सर ये तो डाइस्टेरियोमर है, एक का कॉन्फ़िगरेशन सेम है एक का चेंज हो गया, है ना। ऐसे ही तो देखते हैं। चलिए सेवंथ वाला जिसने बता दिया, मतलब उसको आइसोमेरिज्म समझ आया अच्छे से। सेवंथ वाला जिसने बताया, मतलब उसको आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ आया।
बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना। चलो क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, आई होप आपने, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन लिख लिया होगा। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताओ, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया है, लिख लिया है। सोचो इसके बारे में अच्छे से, और तब तक मैं आगे के कुछ क्वेश्चन है जो लिखता हूँ। चलिए बताइए, पहले उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, लास्ट वाले का। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो, जो एट्थ वाला है बेटा, वो आपको पता है कि ये सिस फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है, और मैंने बताया था कि सिस और ट्रांस को आप डायस्टीरियोमर भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में मान लो सिस ट्रांस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तो आप ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को भी टिक करेंगे और डायस्टीरियोमर को भी टिक करेंगे, ठीक। नाइन्थ वाला बेटा ये क्या है, ये है ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। आपको पता है ना, मैंने बता चुका हूँ ट्रांस साइक्लोऑक्टीन को ऐसे लिखते हैं हम। तो ट्रांस साइक्लोऑक्टीन मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये एनेंशियोमर है। याद रखेंगे, याद रखिए, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, एनेंशियोमर है। टेंथ वाला, टेंथ वाले के बारे में कोई कमेंट करेगा? टेंथ वाले में सेकंड मॉलिक्यूल को एक काम करो, ऐसे घुमा दो 180 डिग्री। जब सेकंड वाले मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमा दोगे, सेकंड वाले मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमा दोगे, तो कैसा दिखेगा? ये वाला जो CH3 है, जो बाहर था, वो अंदर चला जाएगा। ये हाइड्रोजन जो अंदर था, ये बाहर चला जाएगा। और जो CH3 उधर था, वो ऐसा वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों कंपाउंड को देखो, इन दोनों को, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं क्या? हाँ सर, मिरर इमेज लग रहे हैं। दे आर इनेंशियोमर, इनेंशियोमर है। 11th वाले का बताओ, 11th वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 11 था, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो चेक करते हैं कि आप लोग कैसे सोच रहे हैं। कि आप लोगों को सर ने बोल दिया कि, तो आप उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं। थोड़ा माइंड खुद का भी यूज कीजिए। पहली बात तो ये कि 11th वाले में सर दोनों आइसोमर है ही नहीं, आइसोमर ही नहीं है। अरे आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए ना यार। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, यहाँ पे एक CH2 डिफरेंस है। दोनों होमोलॉग्स एक दूसरे के। ये नहीं समझ में आया? एक तो तुम लोग दोनों होमोलॉग एक दूसरे के। गौरंग किसकी बात कर रहा है तू? किसकी बात कर रहा है? 10th वाले की। मेरे में सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। एनेंशियोमर, हाँ, इसीलिए बोला बेटा, दोनों का मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, इसीलिए एनेंशियोमर है। एक को उठा के दूसरे पे रख, जो स्ट्रक्चर दोनों मैंने बनाए थे ना, उन्हीं को देख, रोटेट करने वाला मत देख। उनमें भी लेफ्ट वाला पार्ट तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएगा, बट अंदर वाला CH3 बाहर वाले CH3 उस पर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा ना बेटा। या तो दोनों बाहर होनी चाहिए, तो दोनों अंदर होनी चाहिए। हाँ वही। 11th वाला समझ आया? एग्जैक्टली ऐसे ही जिनको 7th वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, 7th वाला जो है ना बेटा, उसको ध्यान से देखो। नंबरिंग स्टार्ट करो, ये मिथाइल 1, ये 2, ये 3, ये 4, 3 बस।
इधर मिथाइल ये 1, ये 2, ये 3। बेटा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, इधर 2 पे ब्रोमीन है, इधर 3 पे ब्रोमीन है, दोनों पोजीशन आइसोमर है। अरे एनेंशियोमर डाइस्टेरियोमर होने के लिए एक कायरल कार्बन पे तीनों एलिमेंट, तीनों ग्रुप सेम तो होने चाहिए ना यार। यहाँ पे तो ग्रुप ही चेंज कर दिए, जानबूझ के बनाया है ऐसा कि कंफ्यूज हो जाए और हम हो जाते हैं। पोजीशन आइसोमर है। जो स्टीरियो आइसोमर, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं वो कभी स्टीरियो आइसोमर नहीं होते, मैं बता चुका हूँ। ये पोजीशन आइसोमर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये 7th वाला। उसके बाद आई थिंक ये 11 तक क्लियर हुआ आप सभी को। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से कुछ सॉल्व कीजिए। NH2 NMe2 हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन NO2, सॉरी Me है ये। यहाँ पे NMe2 हाइड्रोजन, NH2 हाइड्रोजन, मिथाइल क्लोरीन। बेटा ऑप्टिकल आइसोमर जो है उनके लिए एक ही कायरल कार्बन पे, जैसे मान लो 2 कंपाउंड का आप ऑप्टिकल आइसोमर जब चेक कर रहे हो तो चारों ग्रुप सेम तो होने चाहिए ना। यहाँ पे ABCD है तो यहाँ पे भी ABCD होना चाहिए ना। वो कैसे जुड़ा हुआ है, कौन अंदर है कौन बाहर है, बात अलग है, बट सेम तो होना चाहिए ना। मान लो इधर E, इधर इधर X हो गया, इधर Y है, तो दोनों सेम थोड़ी, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर थोड़ी होंगे, तो आइसोमर ही नहीं है। आप समझ रहे बात? नहीं समझ आ रहा? ठीक है चलिए, अब ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करते हैं बात बेटा, बात करते हैं। 1 मिनट में क्वेश्चन लिख लूं, मैं क्वेश्चन लिख लूं फिर बात करते हैं उस बारे में। ये मिथाइल है, एम लिखने की जरूरत नहीं मुझे, बाय डिफॉल्ट क्लियर है कि ये मिथाइल ही होगा। ठीक है बेटा, 7th वाले में क्या सीन था, मान लो यहाँ एमी है, यहाँ पे एमी है, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे फिशर बना दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया, है ना, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ आयोडीन लगा दिया। अब मैंने ऊपर हाइड्रोजन और आयोडीन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दिया। तो यार आप कैसे बोल सकते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट करो 1 2, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, इधर तो दूसरे पे आयोडीन और हाइड्रोजन है, एटम ही चेंज हो गए। जब एटम ही चेंज हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर कैसे हो सकता है? राइट, पोजीशन चेंज हो गई है तो, कि दूसरे पे कभी क्लोरीन है कभी आयोडीन है, पोजीशन ही चेंज हो गई। यार ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं नहीं होते, एटलीस्ट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए चारों ग्रुप तो सेम होनी चाहिए ना। कैसे अरेंज करेंगे बेटा, बॉन्ड तोड़ के अपने हिसाब से अरेंज कर देंगे क्या? जो भी है इस कायरल कार्बन पे आप आगे पीछे कर भी रहे हो तो आयोडीन यहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, जो मर्जी, बट कायरल कार्बन के अबाउट ग्रुप को हटा के दूसरी जगह थोड़ी भेज दोगे, एक जगह से दूसरी जगह चेंज ही तो करोगे। उसके चारों तरफ जो चारों ग्रुप है वो तो सेम ही रहेंगे ना। एक कायरल कार्बन से जो चारों ग्रुप जुड़े हुए हैं वो तो वही रहेंगे ना, उनको हटा के तो दूसरी जगह थोड़ी भेज दोगे, उनका पोजीशन चेंज कर दोगे, बस एक्सचेंज कर दोगे, वो बात अलग है। चलो ये सुनो, ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे देखेंगे, देखो ये आपके सामने सोर्स बना हुआ है, इसको चेक कैसे करेंगे। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सोचेंगे। आगे वाला कार्बन का हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन से NH2 की तरफ आप गए और NH2 से NMe2 की तरफ गए, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। 1 मिनट रुकना यार।
हाँ तो H से NH2 और NH2 से NMe2 गया तो क्लॉकवाइज आया ना आगे वाले का। राइट वाले में भी आगे वाले का कॉन्फ़िगरेशन देखो, H से NH2 और NH2 से NMe2। बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना, ठीक है। H से NH2 और NH2 से NMe2 जा रहे हैं, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, आगे वाले कार्बन का H से NH2, NH2 से NMe2 गए तो क्लॉकवाइज, और राइट वाले स्ट्रक्चर में H से NH2, NH2 से NMe2 गए तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आगे वाले का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। निकालने की जरूरत नहीं है, चेंज हो गया इतना पता है। पिछ वाले का देखो, हाइड्रोजन से क्लोरीन और क्लोरीन से मिथाइल गए तो क्लॉकवाइज आया। इधर हाइड्रोजन से क्लोरीन और क्लोरीन से मिथाइल गए तो एंटी क्लॉकवाइज आया, नहीं क्लॉकवाइज ही आया। इसका मतलब एक का कॉन्फ़िगरेशन सेम है क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, और एक का चेंज हो गया। तो एक का कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक का चेंज हो जाए तो दोनों में क्या रिलेशन होता है, डायस्टीरियोमर होता है। तो डायस्टीरियोमर है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे वाले क्वेश्चंस में देखो, समझो। चारों हैं, चारों में कायरल कार्बन है, ये दोनों कायरल कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 4 स्ट्रक्चर है। आपसे क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 1 और 2 में क्या रिलेशन है, आपसे पूछ रहा है कि 1 एंड 3 में क्या रिलेशन है, आपसे पूछा जा रहा है 1 एंड 4 में क्या रिलेशन है, आपसे पूछा जा रहा है 2 एंड 3 में क्या रिलेशन है। बेटा प्रायोरिटी है एक तरीके से वो। देखो आप चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन के कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉन्फ़िगरेशन निकालना क्यों, एक तरीका, कितना अच्छा तरीका तो बताया मैंने आपको देखने का, शॉर्टकट बताया ना, कि ऐसे चेक करो यार, दोनों चेंज हो जाते तो फिर देखते। शॉर्टकट बता रहा हूँ वो सीखो, ठीक है। इसमें 1 और 2 में बताओ क्या रिलेशन होगा, 1 और 2 में बताइए क्या रिलेशन होगा, 1 एंड 2 में क्या रिलेशन होगा। 1 एंड 2 डायस्टीरियोमर होंगे बेटा। क्यों, क्योंकि एक का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक का चेंज कर दिया। 1 एंड 3 में क्या रिलेशन होगा, 1 एंड 3 भी डायस्टीरियोमर होगा बेटा। एक का कॉन्फ़िगरेशन सेम में, एक का चेंज कर दिया। 1 एंड 4 में क्या रिलेशन होगा, अरे यार फोर्थ, जो फोर्थ वाला है उसको इस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट कर दो, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख जाएंगे। तो एनेंशियोमर है 1 एंड 4। आइडेंटिकल कैसे बेटा, दोनों मिरर इमेज है ना गौरांग। तो मिरर इमेज या तो सेम होते हैं डिफरेंट होते हैं। सेम कब होते हैं, जब ऑप्टिकली, यार ये तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना यार, तो इसका मिरर इमेज एनेंशियोमर होगा ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ मैं चिल्ला रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है। 2 एंड 3 का रिलेशन बताओ। हो गया फिर तो तुम लोगों से, 2 एंड 3 का बताओ। 2 एंड 3 सोच के बताना, मुंह खोल रहा हूँ, बिना सोचे समझे मुंह खोलोगे ना, सच में निकाल दूंगा। 2 एंड 3 आइडेंटिकल जल्दी रहती है आइडेंटिकल। अरे आइडेंटिकल तो तब होता है जब कंपाउंड ऑप्टिकली इनेक्टिव है। ये चारों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जो चारों बने हुए, किसी में पीएच दिख रहा है क्या आपको, किसी को प्लेनो सिमेट्री दिख रहा है क्या, तो आइडेंटिकल तो आंसर आ ही नहीं सकता किसी का। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो तुम। एक लाइन यार 50 बार बोली मैंने, मिरर इमेज, दो दो मिरर इमेज या तो आइडेंटिकल होते हैं या एनेंशियोमर होते हैं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो एनेंशियोमर होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो आइडेंटिकल होगा। 2 एंड 3, 2 एंड 3 एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। अरे 3 वाले को 180 डिग्री घुमा दो यार, इसके सामने घुमा के रख दे, घुमा दे, पता है कैसा बनेगा, ये इधर चले जाएगा डबल बॉन्ड, ये जो अंदर था 180 डिग्री घुमाने पे ये बाहर आ जाएगा, और ये जो तो बाहर था ये अंदर आ जाएगा। अब देख, इन दोनों को देख, एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं ना। हाँ, और मिरर इमेज तो है ही, ऊपर से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज क्या है बेटा, वो तो सर एनेंशियोमर ही होता है। ये समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो मुझे मतलब इसमें तो गलती करना ही नहीं, नहीं तो सच में भगा दूंगा। ये यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे OH, और मुझे पूरा विश्वास है इसमें गलती होगी तुम लोगों से, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। फिर भी अगर अच्छा किया तुम लोगों ने तो सही है। मिथाइल है और यहाँ पे क्लोरीन है, दोनों में क्या रिलेशन है, सोच के बोलेंगे।
सोच के बोलेंगे दोनों में क्या रिलेशन है। दोनों में एक चीज बढ़िया मुझे पता ये लग रही है कि सर लेफ्ट में जो जो अंदर है वो राइट में बाहर है, और लेफ्ट में जो बाहर है वो राइट में अंदर है सर। मतलब पूरे स्ट्रक्चर को पलट दिया इन्होंने, पलट दिया एकदम। तो आप जब कंपेयर कर रहे हो तो दोनों को सेम लेवल पे लाके कंपेयर करो ना यार। तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर को पलट दो, आप इसको पलट दो पूरे को। जब आप दूसरे को पलट दोगे ना तो पहले जैसे दिखेगा, अरे यार ये तो आइडेंटिकल ही हो गया सर। जब पहले वाले को पलट दोगे, दूसरे को पलट दोगे, तो पहले वाला जैसा ही दिखेगा, ऐसे आ जाएगा। ये OH जो बाहर था वो अंदर चला जाएगा, जो मिथाइल बाहर था वो अंदर चला जाएगा, जो क्लोरीन अंदर था वो बाहर आ जाएगा। तो ये 1 और 2 दोनों एक जैसे ही तो है। एक ही स्ट्रक्चर को तो 2 बार लिखा मैंने। क्या 1 और 2 मिरर इमेज है क्या? पहले तो बताओ, क्या 1 और 2 मिरर इमेज है क्या? कहाँ दिख रहे हैं मिरर इमेज यार? मिरर इमेज नहीं है बेटा। ये क्लोरीन का मिरर इमेज जितना दूर आएगा, क्या वो तो क्लोरीन यहाँ पे होना चाहिए था, मिरर इमेज नहीं है। तो 1 और 2 आइडेंटिकल है बेटा, ठीक है। ये आइडेंटिकल हो रहे हैं यार। आई होप तुमको कुछ तो जा रहा है ना? काफी है जितना भी समझ में आ रहा है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो और कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो। हाँ गौरांग बोल, लास्ट में क्या डाउट है तुझे? एनेंशियोमर लग रहा होगा लास्ट वाला ना? हाँ मुझे मालूम था, वो मैंने पहले ही बोल दिया तुमसे। एनेंशियोमर क्यों लग रहा है? तूने पता है क्या देखा? पलट पलट दिया, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? पहले ये बता मेरे को। अरे मिरर इमेज होगा तब तब बोलेंगे ना, तब चेक करूंगा कि ऑप्टिकली कि एनेंशियोमर है या आइडेंटिकल है। ये तो एक ही कंपाउंड को 2 बार लिख दिया मैंने यार। बस किसी कंपाउंड को पलट दूंगा तो चेंज थोड़ी हो जाएगा। हाँ, 2 मिरर इमेज जो है ना, वो या तो डिफरेंट है सेम होते हैं क्या? क्या 3 स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए हैं नीचे इस वाले में, क्या कोई भी 2 स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? मुझे तो ये बता दे बस, कोई भी 2 स्ट्रक्चर मिरर इमेज है क्या? तो फिर एनेंशियोमर कैसे आ जाएगा बेटा? एग्जैक्टली बेटा। लास्ट वाले में ऐसा है कि एक बार आप स्ट्रक्चर को आगे से देख रहे हो, एक बार आप स्ट्रक्चर को पीछे से देख रहे हो। सिंपल यार, बात तो सेम ही है, कंपाउंड तो सेम ही रहेगा। ठीक है गौरंग, आई थिंक तेरा डाउट क्लियर हो गया और अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब आपका कुछ होमवर्क है, अगर ये अभी बता दोगे तो बढ़िया है, बाकी होमवर्क तो ये रहेगा ही। क्लोरीन है यहाँ पे, ये OH है और यहाँ पे ये ब्रोमीन है। और जस्ट अ मिनट। अरे यार ज्यादा बना दिया क्या मैंने? ठीक है, अभी ठीक बनाया मैंने, है ना? हाँ ठीक है ठीक है, नहीं अभी ठीक बनाया मैंने। ये OH हो गया, ये क्लोरीन हो गया, अबे, और यहाँ पे ये हो गया ब्रोमीन। चलो बताओगे, अभी सोच के बताओगे, जल्दी बताओगे, आज ही बताओगे। ब्रोमीन, OH, ब्रोमीन, ब्रोमीन, OH, ब्रोमीन। सोचो सोचो, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं है, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला सब लोगों को जल्दी मुंह खोलने से। ठीक है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, आराम से सोचो बस। डी है यहाँ पे, डी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे डी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे डी और यहाँ पे भी डी। ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है। तो पहले तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है यार, उसका क्या करें? फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है सर, ये तो मिरर इमेज है सर एक दूसरे के, साफ ही पता चल रहा है सर। और कोई भी कंपाउंड में POS COS है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये तो एनेंशियोमर हो गए, खत्म। दूसरे में, दूसरे में क्या करें? दूसरे में क्या करें? अरे यार इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से घुमा दो ना, 180 डिग्री से घुमा के देखो कैसा बनेगा। जो अंदर OH था वो OH यहाँ पे आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, और ये ब्रोमीन बाहर आ जाएगा। अब इसको पहले और
दूसरे को देखो, एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहा है। अगर मिरर इमेज है तो या तो आइडेंटिकल होंगे या इनएंशियोमर होगा, और ये इनएंशियोमर है बेटा, क्योंकि कोई ऑप्टिकली कोई पीयूएस सीएस है ही नहीं उसमें, इनएंशियोमर है। बढ़िया क्वेश्चन, लास्ट वाला, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है बेटा। आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हैं। कैसे? क्योंकि ऊपर तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रखा, इधर हाइड्रोजन और डी को डी और हाइड्रोजन कर दिया, चेंज कर दिया, तो चेंज कर दिया तो दोनों एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये जीए हैं दोनों एक दूसरे के। तो पहले तो ये लिखा कि सर दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है एक दूसरे के। ऊपर से दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है यार। मिरर इमेज कभी डाइस्टेरियोमर हो सकते हैं क्या? नहीं। मिरर इमेज है तो या तो सेम होगा या एनेंशियोमर ही होगा। अब मुझे बताओ, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है किसी में? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या कहीं पे किसी में? नहीं है सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं सर। मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर होंगे। अरे ये बहुत अच्छा केस आ गया, जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर एनेंशियोमर आ रहा है। अदरवाइज हमने पढ़ा है कि सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो डाइस्टेरियोमर होता है। ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे एनेंशियोमर जो है, या जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो एनेंशियोमर आ रहा है बेटा। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, याद रखेंगे। चलिए ठीक है, ये यहाँ पे आपका डिस्कशन, ये रिलेशन वाला डिस्कशन क्लियर होता है। बहुत एग्जांपल किए हमने, सब तरह के सब वेराइटी सॉल्व किए हमने। फर्स्ट वाले में बेटा आप क्या बोल रहे हो? बट सर इफ मिरर इमेज इन OH शुड गो डाउन इन फर्स्ट। पहले वाले कंपाउंड में OH का मिरर इमेज तो हेमंत तो इसकी बात कर रहा है क्या? ये तो बेटा आपने क्या बोला कि ये डाउन जाना चाहिए? कैसे जाना चाहिए बेटा यार? कैसी बात कर रहे हो आप लोग यार? हाँ, अगर इसमें OH बाहर आ रहा है तो मिरर इमेज में भी तो OH बाहर ही रहेगा, अंदर चले जाएगा क्या? वो ये वही वाली बात, आप यहाँ पे खड़े हो, आपका सर है और ये मिरर है, और आपका जो सर है वो घुटनों में दिखेगा यहाँ पे। ये वही वाली बात कर रहे हो आप यार। उसका मिरर इमेज इधर ही तो दिखेगा, सामने नहीं तो दिखेगा। जो OH बाहर है वो OH मिरर में भी तो बाहर ही दिखेगा, मिरर इमेज में भी तो बाहर ही दिखेगा ना, अंदर कैसे चला जाएगा? हाँ, लास्ट क्वेश्चन में जो है इसके जैसे कंपाउंड याद रखेंगे। अरे डी को हटा के मिथाइल लगा दिया तो कंपाउंड चेंज हो गया ना यार। कोई एक कंपाउंड एक्सेप्शन नहीं होता है, उसके जैसे दिखने वाले कंपाउंड एक्सेप्शन होते हैं, ये ध्यान रखना। आइसोमेरिज्म में मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं ना। सर डी लगाया सर ने, डी को हटा के दोनों मिथाइल लगा देते तो सर कंपाउंड तो चेंज हो जाता, बट कॉन्सेप्ट तो ये लगता ना फिर भी। गुप्ता, पहला और दूसरा कंपाउंड जो मैंने लिखा हुआ है, उन दोनों, वो दोनों ऐसे लग रहे हैं कि दोनों के बीच में मिरर रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है बस। तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो पता चल गया। और जो मिरर इमेज होते हैं वो या तो आइडेंटिकल होते हैं या एनेंशियोमर होते हैं, दो ही ऑप्शन है। तो दोनों में से किसी भी कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसका मिरर इमेज हमेशा एनेंशियोमर ही होता है। और ये जो पॉइंट गुप्ता मैं बोल रहा हूँ, अगर तूने नहीं लिखे ना आज, तो क्लास में नहीं घुसने दूंगा, मान के चलना। क्योंकि लास्ट क्लास में भी सुन चुका हूँ मैं एक्सक्यूज तेरा, जो भी बोल रहा हूँ ना मैं, वो सब लिखा होना चाहिए तुम लोगों के पास। किसी से भी, किसी से भी पूछ लूंगा। गौरंग सही था, वो सही था, राइट रॉन्ग नहीं समझ आता क्या? करेक्ट लिखना पड़ेगा, राइट रॉन्ग नहीं समझ रहा है यार। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। अब सुनो, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ स्टीरियो सेंटर क्या होता है। स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा सेंटर जिसके अबाउट अगर आप कोई एक्सचेंज कर दें तो आपको उससे नया स्टीरियो आइसोमर मिल जाए। कोई ऐसा सेंटर जैसे ये था, सी ए बी, इधर डी बाहर था, इधर ई अंदर था। अगर कोई एक एक्सचेंज कर दूं, तो अगर ये आर है, मान लो ये आर है, तो एक एक्सचेंज करने से एस बन जाएगा ना। एक एक्सचेंज करने से दूसरा स्टीरियो आइसोमर मिल जाएगा, मतलब ये स्टीरियो सेंटर है। तो कार्बन स्टीरियो सेंटर है। वो छोड़िए,
चलिए आप ये देखिए, यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है। लेफ्ट वाले को चलो सेम रखो, राइट वाले में कोई एक्सचेंज कर दो, ऊपर हाइड्रोजन नीचे मिथाइल, तो क्या दोनों स्टीरियोआइसोमर मिलेंगे? हाँ। एसी से ट्रांस दोनों अलग अलग मिल जाएंगे सर। कोई एक सेंटर पे एक्सचेंज करने से, एक एक्सचेंज करने से दूसरा दोनों एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर बन जाए तो उसको स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। सर आपने राइट वाले में क्यों किया? सर लेफ्ट वाले में भी तो चेंज कर सकते थे, राइट वाले को सेम रखे। तो लेफ्ट वाला भी स्टीरियो सेंटर है, राइट वाला भी स्टीरियो सेंटर है, दो स्टीरियो सेंटर है इसमें, ऊपर वाले में एक ही स्टीरियो सेंटर है। डेफिनेशन है, it is that center about which any one exchange of group can give us a new stereoisomer. huh? That center about which any one exchange of group can give us a new stereoisomer. ठीक है। Center about which any one exchange of group can give us a new stereoisomer. ठीक है, ये स्टीरियो सेंटर हो गया। नेक्स्ट होता है स्टीरियोजेनिक एरिया। स्टीरियोजेनिक एरिया में जैसे ये कायरल कार्बन था, ऊपर मैंने बनाया ए बी डी और ई, ये तो स्टीरियोजेनिक एरिया हो गई। एस ए लिख रहा हूं मैं, स्टीरियोजेनिक एरिया को एस ए से लिख रहा हूं। जो सिसो ट्रांस था ना, सिसो ट्रांस में स्टीरियोजेनिक एरिया के पूरा पूरा एक स्टीरियोजेनिक एरिया होगा, क्योंकि ये पूरा स्टीरियोआइसोमर दिखा रहा है, एक कार्बन स्टीरियोआइसोमर नहीं दिखा रहा है, पूरा सिस्टम दिखा रहा है, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम। मतलब एक ऐसे एरिया जिसके अबाउट स्टीरियोआइसोमरिज्म हो रहा है, सिंपल। एक ऐसा एरिया जिसके अबाउट स्टीरियोआइसोमरिज्म हो रहा है। तो कायरल कार्बन तो स्टीरियोजेनिक एरिया है ही, उसके अबाउट स्टीरियोआइसोमर होता है। डबल बॉन्ड वाले पूरे सिस्टम के अबाउट स्टीरियोआइसोमर होता है। स्टीरियोआइसोमर मतलब ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो क्या? चलो एक क्वेश्चन है, उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अगर समझ पाए तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सी एच है, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड सी एच, फिर सी एच डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड फिर नाइट्रोजन, सी एच इससे लगा हुआ है, यहाँ पे ओ एच ऊपर लगा हुआ है, फिर दो रिंग्स हैं, फिर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, फिर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। इतना बड़ा कंपाउंड बना दिया। आराम से देखो इसको। आपसे क्वेश्चन में पूछा पहले तो कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर के लिए तो आपको पता है कि कायरल कार्बन एटम देखना होता है। ये एक कायरल सेंटर, ये एक कायरल सेंटर है, और ये कायरल सेंटर, तीन कायरल सेंटर है सर, और कुछ नहीं है। मान लो स्टीरियो सेंटर किसी ने पूछा, तो स्टीरियो सेंटर मतलब सर कायरल सेंटर तो स्टीरियो सेंटर में आएगा ही आएगा। ये पूरा सिस्टम तीन पाई बॉन्ड वाला सिस्टम में जीआई होता है, तो जीआई का ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये दो स्टीरियो सेंटर हो गए। दो पाई बॉन्ड वाले सिस्टम में क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो इसका ये वाला कोना और ये वाला कोना, कॉर्नर, ये दोनों स्टीरियो सेंटर हो गए। ये तो है ही, इधर ये और ये दोनों स्टीरियो सेंटर हो गए, इधर ये और ये दोनों स्टीरियो सेंटर हो गए, और लास्ट वाले में तो जीआई होगा ही नहीं, क्योंकि CH2 है लास्ट में, दोनों हाइड्रोजन सेम है। तो ये जो जो डॉट बनाए ना, सब स्टीरियो सेंटर है। काउंट करके बताओ कितने हो गए? शायद 11 हो गए। और अगर कोई पूछ ले स्टीरियोजेनिक एरिया, तो स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब कौन कौन सा एरिया जिसके अबाउट स्टीरियोआइसोमेरिज्म हो रहा है। एक तो ये हो गया 1 2, ये पूरा एक एरिया होगा 3, ये पूरा एक एरिया होगा 4, ये हो गया 5, ये पूरा एक एरिया हो गया 6, ये पूरा एक एरिया हो गया 7। तो 7 स्टीरियोजेनिक एरिया हो जाएंगे।
बेटा स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब ऐसा एरिया जिसके अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाए। तो कायरल कार्बन के अबाउट तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा ही ना यार। आपको मान लो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछता मैं कि कहाँ कहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, आप कायरल कार्बन को सिलेक्ट करते ही आप 3 पाई बॉन्ड वाला सिस्टम भी लेते, आप 2 पाई बॉन्ड वाला सिस्टम भी लेते, आप स्पाइरो सिस्टम को भी लेते, सब आप कंसिडर करते, राइट। जो सर्कल है वो स्टीरियोजेनिक एरिया है 7। जो डॉट बनाए हैं मैंने, डॉट जो बनाए थे वो स्टीरियो सेंटर है यार। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने बताया ना कि ये पूरा एक स्टीरियोजेनिक एरिया है, बट इसमें 2 स्टीरियो सेंटर है। एक स्टीरियोजेनिक एरिया में, ये स्टीरियोजेनिक एरिया में 2 सेंटर है ना, लेफ्ट वाला राइट वाला। बट कायरल कार्बन जो है वो एक ही स्टीरियो सेंटर है और उसमें एक ही स्टीरियोजेनिक एरिया है। ठीक है, देर आर 8 स्टीरियो सेंटर। अब 8 स्टीरियो सेंटर कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। बेटा 7 कैसे, 8 कैसे दिख रहे हैं, 11 दिख रहे हैं मुझे तो यार। काउंट करना पड़ेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और बोलिए कहाँ पे दिक्कत है? बेटा कायरल तो स्टीरियो सेंटर हो गया होगा यार। तुम लोग क्यों अपने आप नई डेफिनेशन या कंफ्यूज हो रहे हो? स्टीरियो सेंटर मतलब एक ऐसा सेंटर जिसके अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तो जीआई और ओआई दोनों आता है। कायरल ऑप्टिकल से रिलेटेड है, तो कायरल तो होगा ही स्टीरियो सेंटर हमेशा। कामत आप उस टिक पे क्यों जा रहे हो बेटा, जब मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। वो टिक पे भूल जाओ यार। मैंने जो डिजिट लिखे 1 2 3 4 ये सब स्टीरियोजेनिक सेंटर है। जो मैंने सर्कल बनाया वो स्टीरियोजेनिक एरिया है, सिंपल। और कायरल कार्बन तो निकालना बच्चे को भी आता है, 3 कायरल कार्बन है, खत्म हो गई बात। फिर उसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग? ऊपर इसको समझाने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बताया मैंने कि ये स्टीरियोजेनिक एरिया है एक, बट इसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। फिर मैंने ऊपर बताया कायरल कार्बन में कि कायरल कार्बन को एक ही स्टीरियोजेनिक एरिया बोलते हैं और उसका मतलब है एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर। बेटा इसके लिए ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बुक में कोई मॉड्यूल में ना तो स्टीरियोजेनिक एरिया पूछा है ना स्टीरियोजेनिक सेंटर पूछा है, सिर्फ कायरल सेंटर पूछा जाता है। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया तुम लोगों को। तो इससे ज्यादा एग्जांपल लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ये समझ में आ गया काफी है बस। ठीक है, अब देखो, अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितने स्टीरियो आइसोमर बनते हैं स्ट्रक्चर में। तो उसके लिए कुछ बातें आप समझेंगे। जैसे मान लो एक कंपाउंड मैंने लिया ये, अरे यार इस कंपाउंड में कितने स्टीरियोजेनिक एरिया है मुझे बताइए। चलो ये बता दो, स्टीरियोजेनिक एरिया बताओ। एग्जैक्टली सही बात है, एक तो ये, एक ये सर 2 स्टीरियोजेनिक एरिया है। ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा इससे, और इसमें सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। मतलब ये तो या तो जेड या ई होगा, ये या तो आर या एस होगा। तो टोटल कितने बन जाएंगे बेटा? ये जेड होगा तो ये आर बनेगा, एस बनेगा। ये ई होगा तो ये आर बनेगा, एस बनेगा। टोटल 4 बन गए, 4 बन गए। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने? 4 बने। बेटा चारों को आप ऐसा बोलेंगे कि टोटल स्टीरियो आइसोमर इतने आइसोमर कितने बन गए? 4 बन गए। कोई आपसे पूछे टोटल जीआई कितने बने, तो आप जीआई भी बोलोगे 4 ही बनेंगे। कोई आपसे पूछे ऑप्टिकल आइसोमर कितने बने, तो भी आप 4 ही बोलेंगे। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों? बेटा एक बात ध्यान से सुनो, जो 4 बने हैं वो ये बना है, जेड आर बना है, जेड एस बना है, ई आर बना है, ई एस बना है। क्या पहला और दूसरा एक दूसरे के पहला और दूसरा मंगा लिया जाए, पहला और दूसरा उठा लिया जाए, पहला और दूसरा बोला जाए कि यार सर ये तो जीआई नहीं है क्योंकि जेड का जेड ही है। बेटा ये भले ही दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर ना हो, बट ये दोनों किसी एक के तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना यार, ई के रिस्पेक्ट में। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि
किसी एग्जाम्पल में अगर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों होते हैं, अगर किसी, अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, उस बात को सुनेंगे, नहीं समझ में आया तो उसको ध्यान रखेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल में GI और OI दोनों हो रहे हैं, तो जितने स्टीरियो आइसोमर होंगे उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, उतने ही ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। अगर सिर्फ GI हो रहा है तो जो स्टीरियो आइसोमर है वो GI के इक्वल होगा। अगर सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर हो रहा है तो जो स्टीरियो आइसोमर है वो ऑप्टिकल आइसोमर के इक्वल होगा। बट अगर दोनों हो रहे हैं तो जितना SI होगा उतना ही GI होगा, उतना ही OI होगा। और ये नंबर कैसे निकालेंगे ये हम पढ़ेंगे अब, ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ठीक, अब फॉर्मूला यूज करने की बात देखो। फॉर्मूला लिख पा रहा हूं। इफ द मॉलिक्यूल does not have POS or COS in any of its form, POS या COS नहीं है उसके किसी भी फॉर्म में, तो डी एन एल फॉर्म आती है टोटल 2 की पावर n। DNL मतलब इनएंशियोमर, पॉजिटिव नेगेटिव इनएंशियोमर। इसका मतलब टोटल इनएंशियोमर कितने आएंगे, 2 की पावर n आएंगे। मीजो कंपाउंड कितने होंगे, 0 होंगे। इनएंशियोमर और मीजो मिला के टोटल कितना मिलता है, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे, खत्म हो गए। तो बोलेंगे कि सर स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर n ही होंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, कोई सिमेट्री नहीं था तो 2 की पावर 2 4 आंसर आ रहा था, सही बात है। If the molecule does not have POS or COS in any of its form, n है स्टीरियोजेनिक एरिया, n है स्टीरियोजेनिक एरिया, n है यहाँ पे स्टीरियोजेनिक एरिया। ठीक है, ये तो हो गया बहुत सिंपल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगर सेकेंड पॉइंट की मॉलिक्यूल, दीजिए बेटा थोड़ा जल्दी स्क्रीनशॉट लिया कीजिए ना यार। चलिए पहला केस था कि मॉलिक्यूल में POS और COS नहीं है, बट अगर मॉलिक्यूल में POS या COS आ जाए तो क्या करेंगे। लीजिए बेटा हेमंत, इसका भी स्क्रीनशॉट ले। बेटा लिखने तक का आई विल नॉट वेट ना, मैं उतना वेट नहीं करूंगा, लिखने तक का मैं वेट नहीं करूंगा। जिस टाइम मैं लिख रहा हूँ साथ साथ उस टाइम पे लिखना होता है। मैं लिख के बैठूंगा और आप फिर लिखना स्टार्ट करोगे, ऐसे नहीं होता है। उतना टाइम तो है भी नहीं मेरे पास। बेटा ऐसा नहीं ले सकता तो फिर ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा। मतलब ऐसा थोड़ी चल रहा है कि सब फैसिलिटी मिलेगा आपको। हाँ, स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पा रहे, दैट इज योर प्रॉब्लम ना। मैं लिखने तक का वेट नहीं कर सकता। और ये पहली बार थोड़ी हो रहा है यार, 1 साल हो गया पढ़ते हो तुम लोगों को मुझसे, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता नहीं क्या मैं कभी। तो तू अब बोल रहा है मुझे कि स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले सकता, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो। चलिए सुनिए, मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल में, रिकॉर्डिंग ऑन है, क्या बोलने वाला था, तुम लोग बीच में बोल के बुला देते हो। मॉलिक्यूल हैज POS या फिर COS इन एनी फॉर्म, तो क्या करेंगे। n आपको पता ही है कि क्या होता है, n स्टीरियोजेनिक एरिया है आपको पता है। P निकालेंगे, P होता है n/2। अच्छा चलो मैं यहाँ पे केसेस बना देता हूँ यार। n इवन है तो क्या होगा, n ओड है तो क्या होगा। P निकालेंगे n/2, यहाँ पे P निकालेंगे n+1/2। D और L फॉर्म कितने होंगे, 2 की पावर n-1। D और L फॉर्म यहाँ पे होते हैं 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर p-1। मीजो फॉर्म कितने होंगे, मीजो फॉर्म यहाँ पे होंगे 2 की पावर p-1। यहाँ पे मीजो होगा 2 की पावर p-1, सेम ही होगा। यहाँ पे टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, काउंट कर दो, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 2 की पावर n-1 आएगा। बेटा P बताया ना मैंने, P क्या है ऊपर लिखा हुआ है, देखो ना ध्यान से, ये है P।
या तो n/2 या n+1/2, डिपेंड करेगा n इवन है कि n ओड है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिले, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। तो इसमें आपको पता है कि ये सिमेट्री है, सिमेट्री एलिमेंट है रहेगा। तो सिमेट्री है, कायरल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, n का वैल्यू 4 हो गया, इवन वाला आ गया, तो लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो P निकालेंगे, कितना आएगा, P2 आएगा। तो स्टीरियो आइसोमर कितना हो गया टोटल, 2 की पावर 4 - 1 प्लस 2 की पावर 2 - 1, तो कितना हो गया, 8 + 2 10 हो गया। कैसे आएंगे 10, डी और एल फॉर्म कितने थे, डी और एल फॉर्म थे 2 की पावर 4 - 1 मतलब 8 हो गया, और मीजो कंपाउंड कितने थे, 2 की पावर 2 - 1 मतलब 2 हो गया, 8 + 2 10 आ रहा था। इतना समझ आया क्या, हाँ या ना बोलो। मुझे बताओ इन 10 स्टीरियो आइसोमर का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, जब इन सभी 10 आइसोमर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो कितने फ्रैक्शन मिलेंगे, कितने कंपाउंड सेपरेट होंगे। अब देखो, दोनों मीजो तो अलग अलग होते हैं, दोनों मीजो कंपाउंड अलग अलग होते हैं बेटा। जो डी और एल वाले फॉर्म है ये इनेंशियोमर है, जो 8 इनेंशियोमर है उसमें 4 पेयर होंगे ना, दो दो के पेयर बनेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज, एक दूसरे के मिरर इमेज। यार अगर 4 इनेंशियोमर आते हैं तो 2 पेयर बनते हैं, यहाँ पे 8 इनेंशियोमर है मतलब 4 पेयर बनेंगे, प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का। तो जितने इनेंशियोमर होते हैं उसके आधे पेयर होते हैं, तो चारों पेयर अलग निकलेंगे और दोनों मीजो अलग निकलेंगे, तो टोटल 6 फ्रैक्शन मिलेंगे आपको, क्योंकि इनेंशियोमर को तो सेपरेट नहीं कर सकते ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, मीजो कंपाउंड दोनों अलग अलग निकल जाएंगे, टोटल 6 यूनिट मिलेगी आपको। आई होप बात समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये चीज बताइए, इसका आंसर बताइए, टोटल स्टीरियो आइसोमर बताइए, जितना होगा उतना ही ऑप्टिकल आइसोमर होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है नहीं इसमें, तो जितना स्टीरियो आइसोमर है उतना ही ऑप्टिकल आइसोमर होगा, जितना स्टीरियो आइसोमर होगा उतना ही ऑप्टिकल आइसोमर होगा। कितने कायरल कार्बन है, 3 कायरल कार्बन है, कोई सिमेट्री नहीं है बेटा इसमें, तो 2 की पावर 3 आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा सीधा, कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है बेटा, सारा रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास लीव कर देंगे, ठीक है, उसका परमिशन नहीं दिया मैंने। चलिए बताओ, CH2 CH 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 CH3, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे भी OH हो गया, यहाँ पे भी। बेटा नंबर ऑफ पीएस डजंट मैटर यार, तुम लोग के माइंड में कैसा क्वेश्चन आता है, मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये कि मॉलिक्यूल में अगर सिमेट्री हो गई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितना होगा बताइए, टोटल आप बताइए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितना होगा। सभी ऑप्टिकल आइसोमर है, सभी ऑप्टिकल आइसोमर हैं, राइट, एन का वैल्यू 3 आया था, राइट, आपको पता है कोई सिमेट्री नहीं है, तो डी और एल का फॉर्मूला क्या था, डी और एल कितना मिलेगा, 2 की पावर एन ही मिलेगा, 8 मिलेगा, मतलब चार चार इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे 4 कंपाउंड मिलेंगे। लास्ट वाले में देखो, ये कायरल है क्या, नहीं है, सिर्फ ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, कोई सिमेट्री है क्या, नहीं है। यहाँ पे भी 2 की पावर 3 8 ही मिलेगा सर, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद 4 यूनिट मिलेगी सर, जो जो 8 है वही स्टीरियो आइसोमर है, वही ऑप्टिकल आइसोमर है। कर लेंगे, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, मैं इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ज्यादा एग्जांपल आपको PDF में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, सुनते रहिए चुपचाप। CH हो गया, यहाँ पे इथाइल हो गया, और ये हो गया। बेटा नंबर ऑफ पीएस डजंट मैटर यार, बोला तो, जब मैं बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो ये लगाएंगे, सिमेट्री नहीं है तो ये लगाएंगे, तो सिमेट्री बस एक भी हो जाए तो काफी है।
अजीबोगरीब डाउट आते हैं तुमको। चलो इसमें बताओ क्या करना है। कितने स्टीरियोजेनिक एरिया हैं पहले तो ये देखो। एक तो ये सर इसके अबाउट जीए होगा गोरांग, और ये कायरल कार्बन है। अभी तक यही क्लियर नहीं हो रहा हम, एन का वैल्यू 2 आएगा। कोई सिमेट्री है क्या? नहीं है। तो स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे सर? 2 की पावर 2, 4 आएगा सर। और वही ऑप्टिकल आइसोमर भी होगा, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होगा। क्वेश्चन करते रहो जब तक तुम्हें स्टीरियोजेनिक एरिया नहीं समझ में आए। CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ, बताएंगे क्या करें इसका? कितने स्टीरियोजेनिक एरिया है यार? यहाँ पाई बॉन्ड बना दो, बताओ इसमें कितने स्टीरियोजेनिक एरिया हैं क्वेश्चन में जो मैंने बनाया है उसमें। स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब ऐसा सेंटर जिसके अबाउट, ऐसा एरिया जिसके अबाउट जीए हो जाए। अरे इसके अबाउट जीए होगा, इसके अबाउट जीए, सॉरी इसके अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ये कायरल है, ये कायरल है, बस कायरल कायरल। उसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या कहीं पे? जो रिंग में पाई बॉन्ड उसके अबाउट कुछ नहीं होता यार, वो तो सिक्स मेंबर रिंग है। तो दो कायरल सेंटर, दो ही स्टीरियोजेनिक एरिया है। स्टीरियोजेनिक एरिया 2 है, यही एन का वैल्यू है। और क्योंकि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, पीओएस है इसमें, तो एन का वैल्यू इवन आ गया। इवन वाला फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला बताता हूँ। उसमें उसमें फॉर्मूला था 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। तो सॉल्व करोगे 3 आएगा। और आपको पता ही है ना यार, वैसे भी आप जानते हैं, देखो आप जानते हैं, दो कायरल कार्बन वाला, दो आइडेंटिकल कायरल कार्बन वाला, उसके 3 ही स्टीरियो आइसोमर होते हैं। एक तो मीजो होता है और दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर होते हैं। ये तो पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी कि दो कायरल कार्बन है अगर आइडेंटिकल, तो एक मीजो होगा, दो इनएंशियोमर होंगे। सिंपल, 3 स्टीरियो आइसोमर होंगे। फॉर्मूले से पता चल गया। चलो एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, सुनना ध्यान से। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो। ये बताओ, मिथाइल और इथाइल, बताओ कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे इसके? सोच के, सोच के बोलेंगे तभी कुछ फायदा हो। तो आप स्टीरियोजेनिक एरिया देखते हैं, स्टीरियोजेनिक एरिया में आप कायरल कार्बन देखते हैं कि कहीं कोई जीआई तो नहीं हो रहा है। तो बेटा एक चीज आपको समझ में आई कि कोई कायरल कार्बन नहीं है पहले वाले में, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हो ही नहीं सकता। क्या कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया बन रहा है कि इसमें? क्योंकि ऐसा एरिया है कि जिसके अबाउट जीआई होता है इसमें। क्या कोई ऐसा एरिया है जिसके अबाउट जीआई होता है? हाँ सर, साइक्लोएल्केन में इसके अबाउट जीआई होता है सर। तो एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, बस सर दो ही बनेंगे, खत्म। बस दो ही बनेंगे सर, ऑप्टिकल तो हो ही नहीं सकता। सर जो नीचे वाला है उसमें देखो, ऊपर वाले में एन का वैल्यू 1 ही होगा ना बेटा, ये तो क्लियर है। स्टीरियोजेनिक एरिया 1 ही आया ना, वो पूरा एरिया 1 ही आया। नीचे वाले में ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, सर स्टीरियोजेनिक एरिया 2 हो गए सर। कोई पीओएस कोई सीओएस नहीं है, तो सर 2 की पावर 2 मतलब 4 आएगा सर। स्टीरियो आइसोमर 4 बनेंगे। पहले वाला जो है तो नहीं समझ में आया, आई नो नहीं समझ में आएगा वो थोड़ा। मुझे एक बार बताओ, जो स्टीरियोजेनिक एरिया है एन, एन का वैल्यू क्या हो गया? एन का मतलब होता है कि कहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, कहाँ पे जीए हो रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या कहीं पे? कायरल कार्बन काउंट करने होते हैं। कायरल कार्बन है क्या इसमें? नहीं है। फिर कायरल कार्बन नहीं है तो अब जीआई के लिए देखो, कोई ऐसा एरिया है जिसके अबाउट जीआई होगा? अरे हमेशा पाई बॉन्ड ही थोड़ी मिलेगा जीआई में यार। जीआई साइक्लो एल्केन में भी तो जीआई होता है ना। इस सेंटर के अबाउट जीआई होगा कि नहीं होगा? ये पूरा स्टीरियोजेनिक एरिया है। ये स्टीरियोजेनिक एरिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो इनका वैल्यू 1 होगा यहाँ पे। इनका वैल्यू 1 है तो स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 हो गया, खत्म। और वो 2 कौन कौन से होते हैं? एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा सर। ये था मेरा मतलब। और एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जाने से पहले इस टॉपिक से, ये टॉपिक फिर थोड़ी देर अभी खत्म होने वाला है। ये जैसे मैंने बनाया यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया,
मुझे इतना बताइए कि इसमें कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं आपको? कोई भी बोल देगा कि सर ये भी कायरल कार्बन है और ये भी कायरल है सर, 2 कायरल कार्बन है। कोई सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, तो 2 की पावर 2 4 आंसर होना चाहिए, बट नहीं होता। चार कैसे होता बेटा? सिसो ट्रांस नहीं समझा तो देख, मिथाइल ऊपर, इथाइल ऊपर, ये बन गया सिस फॉर्म, मिथाइल इथाइल नीचे, ये बन गया ट्रांसफॉर्म। ये 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे उसके पहले वाले के, और कुछ नहीं बनेंगे। दूसरे वाले के 4 बन गए। दूसरे वाले के 4 कैसे बनेंगे? ये आर या एस हो सकता है, ये भी आर या एस हो सकता है, तो 4 बन जाएंगे ना। ऐसे देखते हैं लास्ट वाले में बेटा, लास्ट वाले में सुनो ध्यान से बोल रहा हूँ, ये कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है, तो 2 की पावर 2 4 होना चाहिए, क्योंकि सॉरी स्टीरियोजेनिक एरिया यहाँ पे 2 है ना, नो डाउट स्टीरियोजेनिक एरिया यहाँ पे 2 है, और कोई पीओएस यूएस नहीं है, तो 2 की पावर 2 4 होना चाहिए। बट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये इंक्लूड क्या कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बोलता है कि अगर मान लो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी आर है और इसका भी मान लो आर है, मान लो आर है, तो ये आर हो सकता है, ये एस हो सकता है, ये आर हो सकता है, एस हो सकता है, तो आप बोलेंगे ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, आप बोलेंगे पहला और दूसरा, पहला कार्बन अगर आर है तो दूसरा एस हो सकता है, दूसरा आर हो सकता है, पहला कार्बन अगर एस है तो दूसरा एस हो सकता है, आर हो सकता है, ऐसे 4 बनते हैं, राइट? ऐसे 4 काउंट करते हैं ना। बट आप मुझे बताइए, पहले और दूसरे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, वो चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले कार्बन के 3 बॉन्ड है ना, रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो 3 बॉन्ड अगर रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो देखो आपको एक्सचेंज करने के लिए कम से कम 2 बॉन्ड फ्री चाहिए ना, ताकि दोनों को एक्सचेंज कर सके। यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड फ्री है, 3 बॉन्ड तो रिंग रिंग बना रहे हैं। जब 3 बॉन्ड मिलकर रिंग बना रहे हैं, तो अगर आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा तो रिंग को तोड़ना पड़ेगा, रिंग टूट गया तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो ब्रिज हेड वाला कार्बन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहेगा बेटा, चेंज नहीं होगा। अगर वो आर है तो वो आर ही रहेगा, अगर वो एस है तो एस ही रहेगा। मतलब इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। चलिए इतना क्लियर हो गया। ये तो क्लियर है कि चलिए कंपाउंड जैसा है वैसा ही रहेगा, बट यार इस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो इसका मिरर इमेज भी तो बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा ना। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज दोनों मिला के अलग अलग होते हैं ना, तो ये टोटल यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर 2 ही मिलेंगे, एक तो ये खुद और इसका मिरर इमेज, बस। एक तो ये खुद और एक इसका मिरर इमेज, 2 ही मिलेंगे। समझ में आ रही बात? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा समझ आएगा आप लोगों को। अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं, कोशिश करते हैं कंफ्यूजन दूर करने की, मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ। ऐसा स्ट्रक्चर तीसरी बार बना रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है, आपको भी याद होगा। टोटल स्टीरियोजेनिक एरिया बताइए, स्टीरियोजेनिक एरिया बताइए, टोटल एन का वैल्यू स्टीरियोजेनिक एरिया मुझे बताइए, जिसने कैलकुलेट कर लिया उसको समझ आ गया। सही बात है, 6 है बेटा, एक ये होगा, एक ये होगा, ये 3 है, 4 हो गया, ये कायरल कार्बन और ये कायरल कार्बन, टोटल 6 हो गया ना। तो 2 की पावर 6 कितना मिलेगा? 64 मिलेगा, खत्म हो गया बात। यार स्टीरियोजेनिक एरिया में क्या क्या आता है? कायरल कार्बन आता है, कायरल एटम आता है, और एक ऐसा एरिया आता है अबाउट विच जीआई पॉसिबल हो। तो ब्रेक करके देखो ना, पहले कायरल एटम काउंट कर लो, फिर ऐसा एरिया देखो जिसमें जीआई पॉसिबल है। अब जिसको कायरल में कंसीडर कर चुके हो उसको जीआई में कंसीडर नहीं करना है, ठीक है? हाँ तो ये हो गया, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लिया आराम से। क्या मैं आपको स्यूडो कायरल सेंटर बता चुका हूँ? क्या मैं आपको स्यूडो कायरल सेंटर बता चुका हूँ? ठीक है।
देखिए अब जो हेडिंग है वो है स्टीरियो आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हैविंग स्यूडो कायरल सेंटर। तो स्यूडो कायरल सेंटर का एग्जांपल ही देख लो सीधे ही। ये 3 कायरल सेंटर है यहाँ पे। पहले तो ये बताओ, भूल जाओ कि स्यूडो कायरल सेंटर जैसा कोई कॉन्सेप्ट है। 3 कायरल सेंटर है, आपको पता है कि यहाँ पे सिमेट्री है, तो एन का वैल्यू 3 और सिमेट्री है। तो सर स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला होता था उसमें 2n-1, तो 2 3 - 1 मतलब ये हो गया सर 4 आ गया, 4 बनेंगे। वो डी और एल का फॉर्मूला क्या होता था और मीजो का कितना होता था पता है ना आपको? मीजो तो होता था 2p-1 और डी और एल होता था 2n-1 माइनस 2p-p-1। वो सब फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, वो निकाल लेना। मैं तो स्टीरियो आइसोमर बताया, टोटल 4 बनेंगे। 4 कौन कौन से बनेंगे मैं बना रहा हूँ आपके सामने। ये CH3, ये CH3। पहले तीनों OH को हम एक साथ रखो। अब क्या करो, आपको इतना पता है बेटा कि अभी ये जो कंपाउंड है जो पहला आपने बनाया है, इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड मीजो है। आपको एक काम कीजिए, इसमें कायरल कार्बन 3 है, तो पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन निकालिए यार, आप निकाल लीजिए, मुझे बताइए। आप निकालेंगे पहले वाले का S कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ऊपर वाले का नीचे वाले का R मिलेगा। बीच वाले का कॉन्फ़िगरेशन निकालने में बड़ी दिक्कत होगी आपको। चलो बीच वाला कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाता हूँ पहले। एक्चुअली में बीच वाले कार्बन पे आप फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि इधर इसको प्रायोरिटी 1 दोगे, इसको 4 दोगे। ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है सर, ऊपर और नीचे सब कुछ सेम है, एटम सेम है, ग्रुप सेम है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये ऐसे, ये आर है। क्या मैं आपको बताया है? नहीं बताया तो सुन लेना। जैसे मैंने बताया था कि जेड का प्रायोरिटी ई से ज्यादा होता है, एग्जैक्टली वैसे आर का प्रायोरिटी एस से ज्यादा होता है। तो आर वाले को 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। अब बताओ 1 2 3 क्या बनेगा? एस बनेगा कि आर बनेगा बीच वाला कार्बन? बीच वाला कार्बन क्या बनेगा? एस बनेगा। कार्तिक, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे बेटा चेंज करना भूल क्यों जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो दिख रहा है उसका उल्टा बोलना होता है। तो ये बीच वाला एस है, आर का प्रायोरिटी एस से ज्यादा था, उस कॉन्सेप्ट से मैंने बताया कि बीच वाला एस है। चलो ठीक है, अब मुझे वो बताओ मैंने क्या किया। मैंने क्या किया वो सुनो। ऊपर वाला एस था, नीचे वाला आर था, बीच वाला एस था।
मैं वैसे भी बोल देता हूँ। आई थिंक जो भी डिस्कशन चल रहा था, मैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये डिस्चार्ज हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो शायद क्लास यहाँ तभी होगी जब इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी। तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे, जो भी रहेगा, ठीक है? समझ में आ रही है ना बात क्या बोल रहा हूँ? सुनाई दे रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो जहाँ तक नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई यार, मैं वही बोल रहा हूँ। आज कोई क्लास है क्या आपका? ये बताइए मुझे, इवनिंग में कोई क्लास है क्या? कब है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, टाइम बोलो, टाइम बोलो जल्दी। 4:45 to 6:45, ठीक है, टेंशन मत लो। चाहे नाइट में क्लास लेनी पड़े, लेनी पड़ेगी। आज खत्म करूंगा ये। आज के बाद ये सब डिस्कस नहीं करना मेरे को। आज नाइट में चाहे क्लास लेनी पड़ेगी तो लेंगे, 1 आवर 1.5 आवर जो भी है, खत्म करेंगे। बात ध्यान रखना, ठीक है? वो मैं आपको कर दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? ओके, तो एक्टिव रहना। व्हाट्सएप पे मैसेज डालूंगा। हॉलीडे कहाँ से बेटा? अभी अभी तो पी ब्लॉक बाकी है, बोरोन कार्बन फैमिली। इस पूरे वीक में एक ही क्लास है तुम लोगों के, तो मजे हो गए। बोर्ड क्लास बेटा थोड़ा बहुत चलो कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे के बाद क्लास ले लूंगा मैं, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है। मैं तो नाइट 10 o'clock क्लास ले सकता हूँ यार, तुम लोगों को चलेगा तो। समझ रहे हो ना? तुम्हारा बेटा कल आपका हॉलीडे है तो कल मैं क्लास ले सकता हूँ, ये बहुत बढ़िया बात बताई आप लोगों ने। तो फिर कल भी ले लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? आज नाइट में खत्म कर देंगे यार, मेरे को कल तक का टेंशन नहीं लेना। गुप्ता कैपिटल डी कैपिटल एल तो बताया नहीं मैंने, आर एस यू और जेड बताया। रिवीजन रिवीजन करना, सुनना अच्छे से, क्योंकि ये जो तूने बोल दिया कि तुझे नहीं समझ में आया, तो इट्स नॉट लाइक कि कोई मेरे पास टेबलेट है मैं तेरे को दूंगा तू खाएगा तेरे को सब समझ में आ जाएगा, है ना? मजाक तो चल नहीं रहा है, राइट? मैं सोचना तो तुझे पड़ेगा, मेहनत तुझे करना पड़ेगा। वही मैं बोलूंगा जो मैंने अभी बोला वापस से, तो उसको सुन ले तू रिकॉर्डिंग में। ऑनलाइन क्लास का फायदा ये तो है, रिकॉर्डिंग है, उसको सुन अच्छे से, समझ। ई और जेड तो बताए हुए जमाना हो गया यार, 1 महीने पहले बताया था मैंने। मेरा टाइमिंग का प्लीज, टाइमिंग के लिए आप मुझे मत बताइए, मैं बोल रहा हूँ मैं आज ही क्लास लूंगा। कल मुझे नहीं लेना, आज चाहे नाइट में चाहे 10 बजे लेनी पड़े क्लास, वो ली जाएगी, पहले ही बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि कल से फिर आपका पूरा आइसोमेरिज्म का होमवर्क करोगे आप। इस पूरे वीक में जो भी है एक डाउट क्लास लगेगी, पूरा खत्म करेंगे उसको। अगले वीक में या इसी वीक संडे आएगा ना, संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, बोरोन कार्बन फैमिली भी खत्म करेंगे। अभी क्लास ले सकता हूँ बट ये आईपैड जो है 1% है, तो ये भी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। हाँ रिवीजन करना पड़ेगा बेटा, आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा।